नोरा सुपर 50 स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म में विकास शर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में क्लास में हमने कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन आंसर हमने आज हम लेने वाले हैं कक्षा 10 का दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो पार्ट है अम्ल क्षार एवं लवण। तो आइए विद्यार्थियों, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं अम्ल क्षार और लवण से। आपके पाठ 2 जो है वह अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें आपके वो आता है अम्ल। देखिए, अम्ल को हम क्या कहते हैं? एसिड। पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार के बारे में पढ़ेंगे और फिर लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल के बारे में, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड बोला जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं सबसे पहले अम्ल की क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, देखो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो मोस्टली जो खट्टे पदार्थ हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? अम्ल की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। इसके बाद अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। देखिए, यहाँ से बोर्ड में प्रश्न आता है आपके कि लिटमस जो होता है वो सूचक होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ पे आप एक ट्रिक याद, अभी बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो प्रश्न आ सकता है कि नीले लिटमस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? नीला जो लिटमस होता है उसको जब किसी विलयन में डुबोया जाता है और नीला जो लिटमस होता है वो लाल हो जाता है, तो इसका मतलब वो पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा? आपके अम्ल हो जाएगा। के बाद अम्ल क्षार से क्रिया करके अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाता है। उदासीन होता है या उदासीन हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो अम्ल जो होता है वो अपने गुणों को खो देता है, यानी अम्ल जो होता है वो उदासीन हो जाता है। इसके बाद आता है आपके अम्ल की विलायक क्षमता। अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। अम्ल की विलायक क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। यानी किसी पदार्थ को जब हम अम्ल में डालेंगे तो उसको घोलने की जो प्रवृत्ति है, घोलने की उसकी जो क्षमता है वो क्या होगी? उसमें ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण। आपने नाम सुना होगा HCl का। HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और दूसरा है जैसे H2SO4, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। एक होता है NH4Cl, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। फिर आता है CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से बहुत सारे अम्ल होते हैं।
यानी अम्लों के उदाहरण आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है। कौन कौन से अम्ल होते हैं? मुख्यतः आप याद कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल आदि बहुत सारे प्रकार के अम्ल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में अम्ल के बारे में ये पढ़ा है कि ऐसे जो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन को मुक्त करते हैं, जैसे ही उन पदार्थ को हम पानी में डालेंगे और हाइड्रोजन आयन उसमें मुक्त हो जाएगा, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। यानी जब हम उनको टेस्ट करते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, तो अम्ल कैसे लगते हैं? हमारे को स्वाद में खट्टे लगते हैं। अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि नीला जो लिटमस होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल जब क्षार से क्रिया करते हैं तो अपने आप में क्या हो जाता है? वो उदासीन हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। अम्ल जो होता है वो अपना प्रभाव कम कर देता है, खत्म कर देता है। अम्ल की विलायक जो क्षमता होती है वो उच्च होती है, यानी किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोलने की जो कैपेसिटी है, विलयन बनाने की जो कैपेसिटी है, वो अम्लों की ज्यादा होती है। उदाहरण लिखा अपन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, ये अम्ल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अम्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो है अपने वो क्षार। क्षार को क्या कहते हैं हम? बेस। क्षार अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम बेस। एक लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एल्कली। लैटिन जो वर्ड होता है उसमें क्या बोलते हैं? इसको एल्कली बोलते हैं। लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एल्कली। और एल्कली का अर्थ क्या होता है? पौधे की राख। पौधे की जो राख है उसकी प्रकृति इसके समान होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोल देते हैं। ठीक है, के बारे में देखते हैं क्षार के बारे में। नंबर 1, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। देखो OH- आयन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में डालने पर OH- आयन मुक्त करते हैं या OH- आयन प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। दूसरी बात, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल लिटमस को नीला, यानी आपके पास में कोई विलियन है मान लो, और उसमें आपने लाल लिटमस को डुबोया, तो लाल लिटमस का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तीसरे नंबर पे आता है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे, यानी इनका बिटर टेस्ट होता है। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद क्षार अम्लों को उदासीन करने की, या फिर क्षार जो होते हैं वो अम्लों को उदासीन करते हैं। और यही बात हमने अभी अम्ल में पढ़ी थी क्या, कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, यानी अपने समस्त गुणों को खो देते हैं। तो हम ये बात यहाँ भी लिख सकते हैं कि क्षार जो होते हैं वो अम्लों को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके क्षार की विलायक क्षमता। क्षार की विलायक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। क्षार की विलायक जो क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत का मतलब ये हो गया कि अम्ल की विलायक क्षमता तो ज्यादा होती है, लेकिन क्षार की जो विलायक क्षमता है वो उसके अनुपात में कम होती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें इसके उदाहरण। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? किसके उदाहरण है? ये क्षार के उदाहरण है।
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा पानी में डालते। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो उदाहरण हमने लिखे वो किसके हैं? क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्षार जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और लैटिन भाषा में उसे क्या बोला जाता है? एल्कली बोला जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख होता है। ठीक है, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं, और क्षार क्या करते हैं? OH- आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसी प्रकार से अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वो अम्लों को उदासीन करते हैं, वही बात आ गई कि अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, और क्षार की विलायक जो क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा यानी आदि, ये सब किसके उदाहरण आ जाएंगे? क्षार के उदाहरण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अम्ल के बारे में पढ़ा और क्षार के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके आता है, अगला जो टॉपिक है वो है सूचक। देखिए, सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर, और ये जो नाम है सूचक यानी इंडिकेट करने वाला, सूचक का मतलब होता है अम्लता और क्षारकता का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्लता व क्षारकता का पता लगाने के लिए, अम्लता व क्षारकता का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन पदार्थों का उपयोग होता है या किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। देखिए, यानी ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम किसी भी विलयन का अम्ल है या क्षार है, तो अम्लता और क्षारकता का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। जैसे मान लो आपको एक ग्लास दे दिया और उसके अंदर कोई विलियन सॉल्यूशन भर दिया, अब आपको पूछा जाए कि इसका पता लगाओ कि ये अम्ल है या क्षार है, तो ऐसे जो पदार्थ हम काम में लेंगे जिनके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्लता और क्षारकता का पता लगाने के लिए किया जाता है वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है सूचक के प्रकार, यानी सूचक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं सूचक। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। ये जो कृत्रिम सूचक है इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो कृत्रिम सूचक उसके उदाहरण लिखिए। इस कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम है संश्लेषित सूचक। क्या नाम है इसका? संश्लेषित सूचक। तो सूचक को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक जो सूचक है इसके क्या क्या उदाहरण हम लिख सकते हैं? प्राकृतिक सूचक में पहला आता है लिटमस, दूसरा आता है पत्ता गोभी, तीसरा आता है हल्दी, और चौथा आता है इसमें हाइड्रेंजिया, हाइड्रेजिया, और एक आता है पेटूनिया, और एक आता है जेरानियम, जेरानियम। बाकी आपको ये जो तीनों ये तो कंप्लीट याद रखने हैं, लिटमस, पत्ता गोभी और हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं जिनके आधार पर हम अम्लता या क्षारकता का पता लगा सकते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा में तीनों याद रख सकते हो, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम। ठीक है, इसी प्रकार से जो कृत्रिम जो सूचक है आपके, इसमें दो आते हैं आपके उदाहरण। एक तो आएगा आपके मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में संश्लेषित
किए जाते हैं, यानी कृत्रिम रूप से इनको बनाया जाता है। और जो प्राकृतिक जो सूचक है ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक है। तो इधर कृत्रिम जो सूचक है संश्लेषित जो सूचक, उसमें मेथिल ऑरेंज आ गया, और एक आता फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि किन्हीं दो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किन्हीं एक या लिटमस किस प्रकार का सूचक है, तो लिटमस के बारे में आपको क्या लिखना है, लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। दो प्राकृतिक सूचक और आप याद कर सकते हो, एक तो हल्दी और एक पत्ता गोभी। तो इस प्रकार से कृत्रिम सूचक और प्राकृतिक सूचक के बारे में हमने पढ़ा है। अब प्राकृतिक जो सूचक है उसका पहला जो उदाहरण है वो हम लेते हैं लिटमस, क्योंकि लिटमस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लिटमस देखो, पूरी किताब में जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी उनके टॉपिक हैं, सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं बताता हूँ कि जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। बस आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें आ जाएंगे। देखिए लिटमस क्या होता है, लिटमस के बारे में क्या लिखेंगे हम, यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है ये, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। नंबर 2, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो जो थेलोफाइटा समूह का एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं लिचेन प्लांट, तो उस लिचेन प्लांट से ये प्राप्त होता है। यानी थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा समूह के लिचेन, एक पौधे का नाम है लिचेन, LICHEN, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये लिचेन नामक पौधे से प्राप्त बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है LICHEN और यहाँ हिंदी में लिखा है लिचेन। तो कहीं बुक्स में या कहीं आपको ये सुनाई दे सकता है, या आप ये भी याद कर सकते हो लाइकेन। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, लाइकेन। और LICHEN को क्या पढ़ सकते हैं, लिचेन भी पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीटली केवल आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो ये लिटमस जो होता है वो क्या होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और बैंगनी रंग का ये रंजक होता है। ठीक है, बस ये इतना सा आपको लिटमस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, इसको कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो गंधीय सूचक की क्या परिभाषा हो जाएगी, गंधीय सूचक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनकी गंध के आधार पे अम्लता या क्षारकता का पता लगाया जाता है, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध के आधार पर अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाया जाता है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। या इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लता अथवा क्षारकता में बदल जाती है वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। तो गंधीय सूचक का मतलब हो गया गंध के आधार पर, गंध के आधार पर अम्लता व क्षारकता का पता लगाना, अम्लता व क्षारकता का पता लगाना क्या कहलाता है, पता लगाना गंधीय सूचक कहलाएगा। यानी ऐसे पदार्थ हम उपयोग करेंगे जिनकी गंध के आधार पर अम्लीयता और क्षारीयता का पता लग जाता है वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए आप, पहला उदाहरण आप लिख सकते हो इसमें, कटी प्याज, कटी प्याज यानी प्याज के टुकड़े। कटा हुआ जो प्याज है उसकी भी तीक्ष्ण गंध आती है। एक आएगा इसमें आपके लहसुन, ठीक है।
एक आएगा इसमें लौंग, लौंग का तेल या लौंग भी लिख सकते हो आप इसमें, लौंग का तेल। और एक आएगा इसमें आपके तनु वेनिला एसेंस, तनु वेनिला या वनीला, तनु वेनिला एसेंस। ये जो आइसक्रीम में इनमें जो फ्लेवर्स वगैरह डाले जाते हैं ना, खुशबू के लिए और गंध के लिए, वो एसेंस डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गंधीय सूचक पढ़ा है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध के आधार पर अम्लीयता क्षारीयता का पता लगाया जाता है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? गंधीय सूचक कहलाएंगे। कटी हुई प्याज, लहसुन, लौंग का तेल और तनु वेनिला एसेंस इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है आपको एक बार में रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले इस वाले पाठ में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्लों की विलायक क्षमता उच्च होती है। अम्ल के उदाहरण पढ़े हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड एक्सेट्रा आदि। इसके बाद हमने क्षार की परिभाषा पढ़ी। क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? कैसे याद रखेंगे? एक नाम है अनिल, कौन सा नाम है? अनिल, और दूसरा नाम है क्षालनी, अनिल और शालिनी। ये दोनों मान लो पति पत्नी मान लो, भाई बहन मान लो, माँ बेटे मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो यहाँ पे ए जो है ना, ए वर्ड जो है, ऐसे क्या बनता है? अम्ल। ठीक है, और नी से क्या बनेगा? नीला, और ले से क्या बनेगा? लाल। यानी अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, तो अनिल शब्द याद रखने से, अनिल नाम याद रखने से आपको याद हो जाएगा कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, क्षा का मतलब क्या है? क्षार, और ले का मतलब क्या है? लाल, और नी का मतलब क्या है? नीला। तो यहाँ पे क्षार जो होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको अनिल और शालिनी के नाम से आप उसको याद रख सकते। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अगला जो आपके टॉपिक आता है अम्ल क्षार। अम्ल क्षार हो गया। इसके बाद में आपके सूचक हो गया। सूचक में हमने पढ़ा प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आपके जो टॉपिक आता है वो है पीएच। अगला टॉपिक किसके बारे में? पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है? देखिए यहाँ पे पी जो होता है ना, पी, इस पी का मतलब होता है, एक जर्मन भाषा का शब्द है। पी का मतलब है, जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज। जर्मन भाषा में पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज, यानी पुषांश। क्या बोलते हैं इसको? पुषांश। बड़े ध्यान से आप ये जो नोट्स जो है आप अपने रजिस्टर में उतार सकते हो, और इन नोट्स को कंप्लीट जब आप लिखोगे, कंप्लीट इनको याद करोगे, तो बोर्ड एग्जाम में नोट्स से बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं जाएगा। पी यानी जर्मन भाषा में इसे हम कहते हैं पोटेंज, यानी पुषांश। और पुषांश का अर्थ क्या होता है? प्रबलता। इसका अर्थ क्या होता है? प्रबलता। और H मीन्स क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन आयन। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे आप देखो, P मीन्स क्या होता है? पुषांश, यानी इसका मतलब होता है प्रबलता, और H मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रबलता है, हाइड्रोजन आयन की जो प्रबलता है वो क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। शॉर्टली हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की प्रबलता क्या कहलाएगी? पीएच कहलाएगी। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेनसन, और उस सोरेनसन ने पीएच की क्या परिभाषा दी? देखिए, पीएच की सोरेनसन के द्वारा दी गई परिभाषा।
सोरेनसन द्वारा दी गई परिभाषा। एक लाइन के अंदर आपको पीएच की परिभाषा याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी एक लाइन में याद कर सकते हैं, हिंदी वाले भी याद रख सकते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच होता है। यानी यहाँ पे देखिए आप, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, यह आपके पीएच की परिभाषा हो गई भाई। अब इसी को आप शब्दों में कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तो यहां पर पीएच की परिभाषा क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन की, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने हिंदी के अंदर ये परिभाषा लिखी है, आप अंग्रेजी में ये भी लिख सकते हो, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे इसको क्या रूप लिखा हमने? हाइड्रोजन तो ये हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका मतलब होता है सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ये ऋणात्मक लघु गुणक एलओजी लघु गुणक को क्या कहा जाएगा? पीएच कहा जाएगा। तो इस प्रकार से पीएच की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार से हमने पीएच के बारे में पढ़ा। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज यानी पुषांश, हिंदी में कहते हैं उसको प्रबलता। और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन की जो प्रबलता होती है वो क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। सोरेनसन द्वारा दी गई परिभाषा क्या है? पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके आता है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल इसे हम कहते हैं पीएच पैमाना। क्या लिखेंगे इसको? पीएच पैमाना। देखिए आप, पीएच स्केल या पीएच जो पैमाना होता है ना, एक प्रकार का, जिस प्रकार से तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से पीएच को मापने के लिए पीएच पैमाने का या पीएच मापी का उपयोग किया जाता है। तो जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से लेकर के 14, 0 से लेकर के 14 तक के अंक उसमें डले हुए रहते हैं। पीएच स्केल हम देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13 और 14, यानी इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के अंक डले हुए रहते हैं। अब अगर मान लो इस पीएच स्केल के आधार पे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, जिसकी पीएच 7 होती है वो कहलाता है उदासीन। कौन सी श्रेणी में आएगा वो? उदासीन की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी न तो वो अम्ल होगा और न ही वो क्षार होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, पीएच जो है पीएच इज ग्रेटर देन 7, यानी 7 से अगर अधिक पीएच मान लो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और पीएच का मान अगर मान लो 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? अम्ल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पीएच पैमाना है, पीएच स्केल है, इसके आधार पे हमने ये पता लगाया
कि जब किसी विलयन का पीएच 7 आता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, उदासीन की कैटेगरी में आएगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा आ रहा है तो क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा, और पीएच अगर 7 से कम है तो अम्ल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं पीएच पैमाना। ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात एक ही आती है कि देखो 7 के बाद में यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 0, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखो पीएच में क्या हो रही है, कमी। पीएच में कमी, तो जब भी पीएच में कमी होगी तो H प्लस आयन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। H प्लस आयन में वृद्धि हो जाएगी। और इधर आगे देखो आप, जब पीएच में वृद्धि होगी, जब पीएच में वृद्धि होगी तो H प्लस आयन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आपके ये जो टॉपिक है पीएच स्केल वाला, वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि पीएच को मापने के लिए जिस स्केल का या जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, पीएच पैमाना कहलाता है। ये जो पीएच पैमाना होता है इस पर 0 से लेकर के 14 तक के अंक डले हुए रहते हैं, अंक लिखे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, उदासीन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर विलयन की पीएच 7 से अधिक है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। और विलयन की पीएच अगर 7 से कम है तो किस में आ जाएगा, अम्ल में आ जाएगा। यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी है आपको। अगर पीएच में कमी होती है तो H प्लस आयन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर पीएच में वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन जो आयन है, H प्लस जो आयन है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज की ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास में हमने स्टार्टिंग से लेकर के सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जो है आपके अम्ल, क्षार और लवण, इसमें हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, अम्लता और क्षारकता को मापने के लिए जो सूचक होते हैं इनके बारे में पढ़ा, सूचक का वर्गीकरण हमने पढ़ा है, सूचक को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण लिखिए, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के उदाहरण लिखिए। ठीक है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था लिटमस के बारे में, कि लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है और थेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक प्लांट से, पौधे से प्राप्त होता है। इसके बाद गंधीय सूचक आता है, तो गंध के आधार पर अम्लता और क्षारकता का पता लगाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। कटी हुई प्याज, लहसुन, लौंग का तेल, तनुवेलिना एसेंस इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर हमने एक ट्रिक देखी थी कि अनिल नाम से हम याद कर सकते हैं, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आया अपने पीएच के बारे में। पीएच जो होता है वो जर्मन भाषा में इसको हम पोटेंज या पुषांश बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रबलता, यानी हाइड्रोजन आयन की जो प्रबलता होती है वो पीएच कहलाती है। इसके बाद सोरेनसन द्वारा दी गई परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। या आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, पीएच इजकल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा पीएच स्केल, अम्लता और क्षारकता। पीएच जो होती है, पीएच को नापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है आपके पीएच पैमाना कहलाता है। जिसमें अगर पीएच मान लो कि किसी विलयन की पीएच 7 से अधिक आती है तो किस में आएगा, क्षार के अंदर आ जाएगा, यानी वो क्षारीय पदार्थ होगा। और पीएच अगर 7 से कम है तो वो किस में आ जाएगा, अम्ल में आ जाएगा। और पीएच केवल 7 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी न तो वो अम्ल की श्रेणी में आएगा और न वो क्षार की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अगर पीएच में कमी होती है तो H प्लस आयन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और पीएच में अगर वृद्धि हो रही है तो H प्लस आयन में क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक आज का ये जो क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके, वो है पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व, यानी इम्पोर्टेंसी ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या इम्पोर्टेंसी है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में, दैनिक पीएच का महत्व। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है
वो किस प्रकार से है। सबसे पहला जो महत्व है वो हम ये पढ़ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। या परीक्षा में प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, या हमारे शरीर का पीएच लेवल कितना होता है जिस पे हमारा शरीर वर्क करता है, हमारा शरीर कार्य करता है। तो पहली इंपॉर्टेंसी, पहला महत्व तो होता है कि हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। दूसरी इंपॉर्टेंसी देखिए आप इसकी, अलग अलग पौधे के लिए, अलग अलग, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है, यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग पीएच वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दूसरा जो महत्व हम यूं समझ सकते हैं कि अलग अलग जो पौधे हैं, यानी अलग अलग पौधा अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उगता है। ऐसा नहीं होता कि सारे पौधे एक ही प्रकार की मिट्टी में उग जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको क्षारीय मृदा में ज्यादा उपजाऊपन होता है, तो उनके लिए क्षारीय मृदा की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि अलग अलग पौधों की अच्छी उपज के लिए अलग अलग पीएच वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आजकल किसान क्या करते हैं, अपने खेत की मिट्टी को लेकर के प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ले जा करके अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, और परीक्षण करवाने के बाद में ये पता चलता है कि उस खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज्यादा है, या क्षार की मात्रा ज्यादा है, या लवण की मात्रा ज्यादा है। तो फिर किसान अपने उस मिट्टी को, मिट्टी जिस प्रकार की है उसी प्रकार के प्लांट, उसी प्रकार के पौधे उसके अंदर उगाता है, और फिर वो अच्छी फसल प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है, अलग अलग पीएच वाली। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए, हमारा जो उदर होता है, यानी हमारा जो उदर है, उदर का मतलब क्या होता है, हमारा आमाशय, यानी पेट में क्या होता है, आमाशय के द्वारा या आमाशय में क्या होता है, HCl जो अम्ल होता है उसका सिक्रेशन होता है, HCl अम्ल स्त्राव होता है, HCl अम्ल स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है। अब ये जो HCl अम्ल स्त्रावित होता है, ये क्या करता है, नंबर एक, भोजन का पाचन करता है, या भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक। ठीक है, दूसरा इसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है इसकी, भोजन के साथ में हमारे शरीर में आए हुए जीवाणुओं को ये नष्ट करता है और भोजन की सुरक्षा करता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब स्त्राव होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, एक तो भोजन के पाचन में सहायक होगा, और दूसरा भोजन के साथ में जो कुछ जीवाणु हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करके भोजन की वो सुरक्षा करता है। अब यहां से परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अपच की स्थिति में, इसकी स्थिति में, अपच की स्थिति में, इंडाइजेशन की स्थिति में, इंडाइजेशन की स्थिति में HCl का ज्यादा स्त्राव होता है, HCl का ज्यादा स्त्राव होता है। तो जब हमारे आमाशय में, हमारे पेट में HCl अम्ल का ज्यादा स्त्राव हो जाएगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और अम्ल की जो मात्रा बढ़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, अति अम्लता, अति अम्लता बोलते हैं। और आपको अंग्रेजी का नाम तो बहुत इजी लगेगा इसमें, इसे हम कहते हैं एसिडिटी, क्या बोलेंगे इसको, एसिडिटी होना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि अपच की स्थिति में किसका स्त्राव ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम अति अम्लता कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एसिडिटी बोल। और इस, ये जो एसिडिटी होती है, अम्लता को, इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं।
तो अपच में, अपच को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? एंटासिड का, एंटासिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल का उपयोग, प्रति अम्ल। आपने नाम सुना होगा, मार्केट में आता है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, इनो। इनो जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी बेस नेचर का होता है। तो जब हमारी बॉडी में अमाशय के अंदर जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस अम्ल की मात्रा को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनो का उपयोग किया जाता है। साथ में हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हिंदी में भी हम इसको लिख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। और यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तीन जो है आज हमने पढ़ा है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो है चौथा, पांचवा और छठा, छह जो है इसके दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है, वो अगला जो पार्ट है वो हम अभी अगली क्लास में, अगले वीडियो में देखने वाले में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।